नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ये आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न हैं, जैसा कि आपका यूपीपीसीएल TG2, यूपीआर विनर TG2, बिहार एसएससी मतलब बिहार विद्युत विभाग में जो आई हुई भर्ती, MPPGCL और यहाँ पर यूपी मेट्रो, DMRC, LMRC, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जहाँ पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से प्रश्न आते हैं, ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न रखे गए हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, हम अपने प्रश्नों से शुरुआत करते हैं, जो कि डैश ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र है जो विभव अंतर, धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, I बराबर V/R एम्पियर में होता है। यहाँ पर आप फार्मूला देख सकते हैं, I बराबर V/R होता है, जो कि हमने आपको बता दिए। V विभवांतर को, I धारा को और R रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है और तीन तत्वों में से डैश को निरावेशी माना जाता है, यानी इसमें कोई आवेश नहीं होता है। सही उत्तर जो कि आपका न्यूट्रॉन जो होता है ये बिल्कुल उदासीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। इन तीनों अवयवों में से न्यूट्रॉन को निरावेशी माना जाता है, अर्थात इसमें कोई आवेश नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, जो कि इसका जो माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर जो धन आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? सही उत्तर जो कि ओम होती है। वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, शक्ति की इकाई वाट होती है, जो कि प्रेरकत्व की इकाई हेनरी होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाली पावर डैश होती है। सही उत्तर जो कि शून्य होती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, शुद्ध संधारित्र में अपव्यय नगण्य होता है, यानी शून्य पावर होती है, जिसके कारण इसमें पावर लॉस शून्य होता है। शुद्ध संधारित्र यानी कैपेसिटर को अर्ध संधारित्र यानी आदर्श कैपेसिटर भी कहा जा सकता है। और कैपेसिटर में आंतरिक तापन भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें लीकेज प्रतिरोध का मान भी शून्य होता है। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉनिक भाग जिसमें दो कंडक्टर प्लेटें एक खाली स्थान द्वारा अलग की गई हैं, जो चार्ज की एक निश्चित मात्रा को स्टोर करने में समर्थ है, उसे डैश कहा जाता है। सही उत्तर कैपेसिटर इसका उत्तर होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक भाग जिसमें दो कंडक्टर प्लेटें एक खाली स्थान द्वारा अलग की गई हैं और जो चार्ज की एक निश्चित मात्रा को स्टोर करने में समर्थ होती है, उसे कैपेसिटर कहा जाता है। C बराबर ε/A/D होता है, जहाँ की A क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और D प्लेटों के बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, शॉर्ट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर का पठन क्या है? सही उत्तर जो कि शून्य होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब कैपेसिटर की दोनों प्लेटें आपस में शॉर्ट होती हैं तो कैपेसिटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य प्राप्त होता है। शॉर्ट कैपेसिटर को जब ओम मीटर की सहायता से चेक किया जाता है तो मीटर शून्य रीडिंग प्रदर्शित करता है। यदि कैपेसिटर सही है तो उसका ओम मीटर रीडिंग अनंत दर्शाएगा, क्योंकि यह खुले परिपथ की भांति कार्य करेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कैपेसिटर का प्रकार कौन सा है? सही उत्तर जो कि कागज प्रकार का भी होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का, माइका प्रकार का, सिरेमिक, ये सभी प्रकार के आपके कैपेसिटर होते हैं। जैसे कि स्थिर संधारित्र यानी स्थिर कैपेसिटर, स्थिर प्रकार का कैपेसिटर जो होता है ये कागज या प्लास्टिक संधारित्र, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, सिरेमिक संधारित्र, अभ्रक या माइका के कैपेसिटर होते हैं।
और परिवर्ती कैपेसिटर के बारे में जान लेते हैं, जो कि वायु कैपेसिटर, गैंग कैपेसिटर और ट्रिमर पैडर होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि एक पेपर कैपेसिटर सामान्य तौर पर किस रूप में उपलब्ध होता है? सही उत्तर जो कि रोल्ड कॉइल के रूप में उपलब्ध होता है। पेपर कैपेसिटर को बनाने के लिए कैपेसिटर के एलिमेंट बहुत साफ एल्युमिनियम की पत्ती से बने होते हैं। एलिमेंट को पैरेलल या सीरीज पैरेलल में कॉम्बिनेशन में रखकर कंटेनर में रखा जाता है ताकि इच्छित कैपेसिटर और वोल्टेज रेटिंग के लिए ब्लॉक बनाए जा सकें। ये ब्लॉक या एलिमेंट एल्युमिनियम या टिन के कंटेनर में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? जहाँ चांदी है वही बिल्कुल अच्छा चालक है। इसके बाद आपका तांबा आता है, फिर बाद में सोना आता है, सोना के बाद में एल्युमिनियम आता है। चलिए, इस प्रकार देख सकते हैं जो कि हमने आपको बता दिया। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी होता है, फिर कॉपर, फिर सोना, फिर एल्युमिनियम होता है। अगला प्रश्न, कुचालकों में ऊर्जा अंतराल होता है? सही उत्तर उच्च होता है। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल निम्न होता है और चालकों में ऊर्जा अंतराल जो है शून्य होता है। अर्धचालकों में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो निम्न होता है और चालकों में ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। कुचालकों में एनर्जी गैप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होता है, मतलब छोटा होता है। अर्धचालकों में एनर्जी गैप इस प्रकार देख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। चलिए, अगला प्रश्न, अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन में मिला दें तो हम एक डैश डैश बनाने जा रहे हैं। सही उत्तर जो कि एन प्रकार का अर्धचालक बनाने जा रहे हैं। अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन में मिला दें तो हमें एक एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। अगर हम जर्मेनियम को बोरान में मिला दें तो हमें एक पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। डायोड में पी तथा एन दोनों प्रकार के अर्धचालक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, यूरेका तारें सामान्यतः डैश डैश प्रयोग की जाती हैं। सही उत्तर जो कि स्टार्टर में की जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यूरेका तारें सामान्यतः स्टार्टर में प्रयोग की जाती हैं। कॉपर या एल्युमिनियम तारें सामान्यतः कुंडलन यानी वाइंडिंग में प्रयोग की जाती हैं। नाइक्रोम तारें सामान्यतः हीटर में प्रयोग की जाती हैं। अर्थिंग में SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, GI यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन तारें प्रयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस AC सर्किट में अनुनाद पैदा हो सकता है? सही उत्तर जो कि RLC में अनुनाद पैदा हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिपथ में अनुनाद हो सकता है? अभी आपको बताया जो कि RLC समानांतर परिपथ में अनुनाद हो सकता है और RLC समांतर परिपथ में अनुनाद हो सकता है। इस स्थिति में XL बराबर XC हो तब अनुनाद की स्थिति बनती है, क्योंकि अनुनाद हेतु तीनों निष्क्रिय अवयव उपस्थित रहने चाहिए। फार्मूला भी आप देख सकते हैं जो कि F बराबर 1/2 पाई रूट में LC होता है। अगला प्रश्न, दिए गए LC परिपथ में 50 हर्ट्ज की आपूर्ति संयोजित की गई है। दोलनों की आवृत्ति डैश डैश होगी। सिंपल सा है जो कि यहाँ पर आपका धारिता दी गई है, प्रेरकत्व तो दिया गया, फार्मूला आपका होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि इस प्रकार होता है। इस अनुनाद आवृत्ति बराबर F बराबर यानी 1/2 पाई रूट में LC होता है। L बराबर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा मान रखेंगे, C बराबर और C बराबर रख देंगे, यहाँ पर पूरा मान रख के इसे सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इतना आंसर आ जाएगा 10⁻6/2 पाई। यहाँ पर आपका यानी आपका ऑप्शन नंबर D राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से, जो कि इसे आप पहले अपने आप से हल करें, फिर जो मैंने बताया उसे ज़रूर फॉलो करें। अगला प्रश्न, 100 ओम के एक प्रतिरोध 200 माइक्रोफैरड के एक कैपेसिटर और एक परिवर्ती प्रेरक से मिलकर बना है। एक श्रेणी RLC परिपथ 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। अनुनाद पर प्रेरक का मान ज्ञात करना है आपको। जैसा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो कि यहाँ पर L यानी C बराबर आपका यानी
धारिता आपकी दी गई है, वोल्टेज दिया गया है। यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है, इस फार्मूले पर मान रखना है जो जो दिया गया है। यहाँ फार्मूले पर मान रखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 50.6 मिली हेनरी आपका उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर तनिक भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ तभी आएगा जब आप इसे रफ और पेन लेकर बैठेंगे। पहले वीडियो को रोक कर अपने आप से खुद हल करें, जो फिर हम बाद में बताएं उसे आप ज़रूर देखें। अगला प्रश्न, आयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग आयल उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर आयल किस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि यहाँ पर आपका जो होता है, जैसे कि यहाँ पर इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, यानी स्फुलिंग यानी आर्क क्वेंचिंग मीडियम यानी स्फुलिंग का समन माध्यम और इंसुलेशन भी प्रदान करता है ये, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा ये। जैसे कि आयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग आयल स्पुलिंग समन के माध्यम से प्रयुक्त किया जाता है। विभिन्न सर्किट ब्रेकरों में अलग अलग आर्क क्वेंचिंग मीडियम प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि वायु परिपथ वियोजक में वायु प्रयोग करते हैं, आयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग आयल, और SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर प्रयुक्त की जाती है। सही उत्तर, जो कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में एयर प्रयुक्त की जाती है। यहाँ पर हम आपको बता दें, जो कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर प्रयुक्त की जाती है, और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में इंटरप्टिंग माध्यम के रूप में एयर प्रयोग किया जाता है। इस एयर को संपीड़ित करके आर्क को बुझाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्विच और सुरक्षात्मक के रूप में यहाँ पर आपका जो कि ऑप्शन नंबर बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग हम करते हैं। चलिए, जो कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में किया जाता है। इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग लाइन से दूसरे लाइन को जोड़ने या फेज अनुक्रम बदलने में होता है। फ्यूज का प्रयोग संसूचक एवं सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में होता है। यह सबसे सस्ता उपकरण है। अगला प्रश्न, विद्युत वाहक बल के किस मान पर प्लेट्स के सल्फेशन का प्रभाव लेड एसिड सेल में होता है। सही उत्तर 1.8 वोल्ट से कम होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि लेड एसिड सेल की प्लेट्स में सल्फेशन का प्रभाव EMF का मान 1.8 वोल्ट या इससे कम होता है। यदि लेड एसिड सेल 1 सप्ताह से अधिक समय तक अप्रयोगित अवस्था में पड़ा रहे तो प्लेटों का लेड सल्फेट कड़ा होने लगता है और सेल की रिचार्जिंग कठिन हो जाती है। यह दोष सल्फेशन दोष कहलाता है। इस दोष का निवारण ट्रिकल चार्जिंग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक सेल में ध्रुवण को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। सही उत्तर, सेल के इलेक्ट्रोड का लेपन करके हटाया जाता है। प्राथमिक सेल में ध्रुवण को सेल के इलेक्ट्रोड का लेपन करके हटाया जाता है। सेलों में विद्रुवक के रूप में MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक लेड एसिड बैटरी में डेड डैश की वजह से सल्फेशन होता है। सही उत्तर, बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना, इससे सल्फेशन दोष आपका होता है। जैसे कि सेडिमेंटेशन दोष के बारे में हम देखते हैं, बैटरी को चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग करते समय इसमें रेड लेड का कुछ अंश नीचे गिरता है। और क्रोजन प्रक्रिया में देखते हैं, जैसे कि बैटरी में धनात्मक व ऋणात्मक सिरे हवा के संपर्क में रहने के कारण इसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, जो कि बकलिंग दोस्त। बैटरी को उच्च वोल्टेज की दर से या तथा डिस्चार्जिंग करने पर बैटरी की प्लेटें मुड़ जाती हैं। अगला पॉइंट जो है सल्फेशन, बैटरी को लंबे समय तक उपयोग में न लेने पर उसमें रेड लेड ठोस अवस्था में जम जाता है। अगला प्रश्न हमारा जो कि इस प्रकार है, जैसे कि पोलराइजेशन डेड डैश का दोष होता है। राइट आंसर, सरल वोल्टेज सेल का दोष होता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं, जो कि ध्रुवण का दोष सरल वोल्टेज सेल में होता है और इसमें एनोड पर हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में मुक्त होती है
ये बुलबुले तांबे की क्षण को अचालक बना देते हैं, जिसमें सेल कुछ समय तक कार्य करने के बाद निष्क्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब एक सीसा एसिड यानी लेड एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है? सही उत्तर, बकलिंग दोष उत्पन्न होता है। बकलिंग लेड एसिड सेल को अधिक या विद्युत धारा पर आवेशित या विसर्जित करने पर उसमें प्लेटें के ऐंठ जाने या शॉर्ट सर्किट हो जाने की संभावना पैदा हो जाती है। यही बकलिंग दोष होता है। अगला प्रश्न, टेस्ला यह एक डेड डैश की एसआई इकाई है। सही उत्तर, जो कि फ्लक्स घनत्व की इकाई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टेस्ला जो होती है फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है और इसका जो मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 टेस्ला होता है। और टेस्ला जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के मात्रक होता है और चुंबकीय वाहक बल का मात्रक जो होता है यहाँ पर एम्पियर इंटू टर्न होता है। जैसे कि प्रतिष्ठम्भ का मात्रक जो होता है, जो कि एस बराबर एफ अपान फाई होता है, यानी एफ बराबर एन आई या अपन फाई होता है, जो कि एम्पियर इंटू टर्न प्रति वेबर इसका मात्रक होता है। अगला प्रश्न, आयरन, निकिल और कोबाल्ट डेड डैश धातुएं हैं। सही उत्तर, लौह चुंबकी यानी फेरोमैग्नेटिक होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिन में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं जाए लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता इकाई से अधिक होती है, जैसे कि आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होता है? सही उत्तर, जो कि दोनों चलायमान धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पर अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्युत उपकरण में विद्युत चुंबक द्वारा उत्पादित फ्लक्स में आसानी से बदलाव का सरलतम तरीका क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि उत्तेजित कॉइल के द्वारा करंट में बदलाव। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि उत्तेजित कॉइल के द्वारा धारा में बदलाव करके किसी विद्युत उपकरण में प्रयुक्त विद्युत चुंबक का फ्लक्स आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एक चुंबकीय संवेग यानी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? सही उत्तर, यह एक सदिश राशि होती है। अगला प्रश्न, पावर हेक्सा ब्लेड यानी धातु काट आरी की मोटाई डेड डैश होती है। सही उत्तर, 1.27 mm से लेकर 2.54 mm तक होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जो कि पावर हेक्सा ब्लेड की मोटाई जो है 1.27 mm से लेकर 2.57 mm तक होती है। ब्लेड को अच्छी तरह से कसकर काम में लेना चाहिए। इसका उपयोग कंड्यूट पाइप, बेल्ट, बोल्ट व जीआई पाइप काटने में किया जाता है। अगला प्रश्न, हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत डेड डैश होता है। सही उत्तर, जो कि 0.75 से लेकर 1% होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ से बने कर्तन उपकरण की तृप्त कठोरता सर्वाधिक होती है? सही उत्तर, उच्च गति इस्पात में अधिक होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि कर्तन उपकरण में हेतु तृप्त कठोरता सर्वाधिक हाई स्पीड स्टील की होती है, जिसमें स्टील की मात्रा 2 से 3% मिलाने पर धातु में कठोरता आ जाती है। स्टील यांत्रिक रूप से मजबूत होने के कारण कर्तन उपकरणों में प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, धातु काट आरी ब्लेड के दांतों का आकार इसके पिच से सीधे संबंधित है। पिच को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? सही उत्तर, धातु काट आरी ब्लेड की पूरी लंबाई के लिए होता है। चलिए पूरी जानकारी फिर से देखते हैं। धातु काट आरी ब्लेड के दांतों का आकार इसके पिच से सीधे संबंधित है। पिच की लंबाई दो संगत दांतों के बीच की दूरी होती है। साथ ही ब्लेड की लंबाई दोनों पिन होल्डर के केंद्र के मध्य लंबाई के बराबर होती है। इसका प्रयोग लोहे धातु काटने में किया जाता है। अगला प्रश्न, एक ब्लेड के दो दांतों के मध्य की दूरी कहलाती है। सही उत्तर, जो कि चूड़ी कहलाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक ब्लेड के दो दांतों के मध्य की दूरी को चूड़ी कहते हैं। साथ ही ब्लेड में प्रयुक्त दांतों को विभिन्न कटास कोण के साथ
बनाया जाता है। ब्लेड समानता इस्पात की बनी होती है और जिसके कार्बन संक्रिया लोहे की मजबूती को बढ़ा देती है। अगला प्रश्न, सामान्यतः हेक्सा ब्लेड का आकार डेड डैश होता है जिससे कि ब्लेड कार्य के दौरान जकड़ न जाए। सही उत्तर जिगजैग। सामान्यतः हेक्सा ब्लेड का आकार जिगजैग होता है जिससे कि ब्लेड का कार्य करने के दौरान जकड़ न जाए। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, जो कि समानांतर में जुड़े कैपेसिटर यानी संधारित्र C1 C2 C3 की समतुल्य धारिता क्या है। सिंपल सा है, इसे सिंपल सा जोड़ लेंगे, जो कि यहाँ पर C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, जो कि अगर सीरीज में होता तो यहीं पर आपका फार्मूला होता, जो कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस प्रकार आपका हो जाता, जैसा कि यहाँ पर दिया भी गया, आप देख सकते हैं, जो कि सीरीज के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसा कि यहाँ पर 3 एम्पियर धारा का वाहक 1 हेनरी प्रेरकत्व निम्न में से ऊर्जा संचित करेगा। चलिए फार्मूले पर मान रखते हैं, जैसे कि धारा आपकी दी गई 3 एम्पियर और प्रेरकत्व यानी L बराबर 1 हेनरी दिया गया है। फार्मूला आपका जैसे कि संचित ऊर्जा बराबर फार्मूला होगा 1/2 Li² होता है। यहाँ पर L का मान 1 रखेंगे, जो कि एक और 3 का वर्ग यानी 3 त्रिक 9 9/2 यानी आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4.5 जूल इसका आ जाएगा, जो कि किसके पास है, यहाँ पर इसमें कोई आंसर नहीं दिया गया है। अगला हमारा दिया गया है, जैसे कि AC संकेतक का RMS मान 10 वोल्ट है, इसका चरम मान होगा। सही उत्तर जो कि 14.14 होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फार्मूले पर मान रखना है, जो कि यहाँ पर चरम मान यानी मैक्सिमम मान बटे रूट 2 से भाग दे देंगे, जो कि यहाँ पर क्या निकालना, हमें निकालना क्या, पहले ये बात करना है, जैसे कि चरम मान यानी शिखर मान mx बराबर निकालना, जो कि इसे VRMS में रूट 2 का गुणा कर देंगे, आपके यहाँ पर 14.14 वोल्ट इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि अगर इसमें ज़्यादा व्यूज आएंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और इससे भी अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश किया जाएगा। जो कि इस समय आपका एग्ज़ाम होने वाला है RFCL और गार्डन रिच वाला, यानी जो गार्डन रिच वाला 7 तारीख को दोनों एग्ज़ाम है, और आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट का एग्ज़ाम है। ये सारी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों आपका इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सारे वीडियो अगर आप देखकर चले जाते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको फ़र्ज बनता है कि इसके लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसमें भी व्यूज आएँ। जो कि आप लोग बड़े बड़े चैनल देखकर वहाँ पर चले जाते हो, लेकिन फ़ायदा छोटे चैनलों से होता है, ये तो आप मान सकते हैं। चलिए, ब्रेंजिंग करते समय निम्न में से कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है। सही उत्तर पीतल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ब्रेंजिंग करते समय पीतल सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है, इसमें नॉन फेरस फिलर धातु प्रयोग की जाती है, जिसका गलनांक 4.27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के ब्रेंजिंग उत्ताप टंकन में संकलित भागों को आमतौर पर एक गर्म रासायनिक स्नान में डुबकी लगाई जाती है, जो वितरक और पहले से प्रयुक्त भराव सामग्री को पिघलाने ऊष्मा स्रोत का कार्य करता है। सही उत्तर मध्य ब्रेंजिंग का प्रयोग किया जाता है। और मध्य ब्रेंजिंग यानी उत्ताप टंकन में संकलित भागों को आमतौर पर एक गर्म रासायनिक स्नान में डुबकी लगाई जाती है, जो विरलक और पहले में प्रयुक्त भराव सामग्री को पिघलाने के ऊष्मा स्रोत की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से प्रतिरोधक वेल्डिंग के कुछ प्रकारों का उल्लेख करें। इसका जैसे कि सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि प्रतिरोध बट, फ्लैश बट, प्रतिरोधक प्रोजेक्शन और प्रतिरोध सीम होता है। ये सारे होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, नट और बोल्ट को क्लैंप करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग प्रयुक्त की जाती है। सही उत्तर प्रोजेक्शन वेल्डिंग प्रयोग करते हैं हम।
जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नट और बोल्ट को क्लैंप करने के लिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग की जाती है और बट वेल्डिंग इसका उपयोग धातु के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसा कि पाइप कारखानों में रूपरेखा और फैसलेंस में करते हैं। फ्लैश वेल्डिंग इसका उपयोग भरी एंकर, चेन, रेल और पाइप जैसे मोटे वर्कपीस को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है स्पॉट वेल्डिंग। इसका उपयोग विशेष प्रकार की शीट मेटल, वेल्डेड वायर, मेज को वेल्डिंग करने में किया जाता है। ये जानकारी आप पूरी जरूर रखें। अगला प्रश्न, शीट मेटल की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग प्राथमिकता दी जाती है? सही उत्तर, सीम वेल्डिंग को प्राथमिकता हम देते हैं। शीट की वेल्डिंग के लिए सीम वेल्डिंग प्रयुक्त की जाती है। सीम वेल्डिंग पतली चादरों को वेल्डिंग करने के लिए प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, जब एक कैपेसिटर को निर्गत से संयोजित किया गया हो तो तब अर्ध तरंग दृष्टिकारी की लघु तरंग डैश होगी। सही उत्तर, जो कि से अधिक होगी। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखना, जो कि यहाँ पर पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। जब एक धारिता को निर्गत से संयोजित किया गया हो तब अर्ध तरंग दृष्टिकारी की लघु तरंग पूर्ण तरंग की दृष्टिकारी की लघु तरंग से अधिक होती है। और यहाँ पर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अपेक्षा ऊर्मिका कम होती है। अतः ऊर्मिका घटकों को दूर करने के लिए प्रयुक्त फिल्टर प्रयोग करते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर में प्रत्येक आधी साइकिल में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, अतः ट्रांसफार्मर की कोर के चुंबकन उत्पन्न नहीं होता है, जबकि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में ऐसा होता है। हाफ वेव का रिपल फैक्टर जो होता है यहाँ पर 1.21 और फुल वेव का रिपल फैक्टर जो होता है 0.482 होता है। हाफ वेव का रिपल फैक्टर यहाँ पर देख सकते हैं इतना होता है, और फुल वेव का देख सकते हैं जो कि इस प्रकार होता है। चलिए, ये रिपल फैक्टर आप ज़रूर याद रखें, जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दी जाती है, पूछ ली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ सीधे ही मेंस में परिचालित नहीं किया जा सकता? सही उत्तर, जो कि सेंटर टैप पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को सीधे ही प्रचलित नहीं किया जा सकता, बाकी सभी को कर सकते हैं, जो कि वोल्टेज द्विगुणक, सेतु यानी ब्रिज रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सभी होते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें ताकि आपको ये याद हो जाए। सेंटर टैप पूर्ण तरंग दृष्टिकारी सीधे ही मेंस से प्रचलित नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर में ऊर्मिका गुणांक यानी रिपल फैक्टर क्या सूचित करता है? सही उत्तर, फिल्टर की दक्षता को सूचित करता है। पूर्ण तरंग में ऊर्मिका घटक फिल्टर की दक्षता सूचित करता है। फिल्टर दृष्टिकारी में प्राप्त आउटपुट वोल्टेज ऊर्मिका समाप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति को फिल्टर कहते हैं। फिल्टर का प्रयोग करके दृष्टिकारी में आउटपुट से स्थिर एवं सम वोल्टेज प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न, ब्रिज रेक्टिफायर में डायोडों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? सही उत्तर, 4 होती है। हाफ वेव में 1 डायोड होता है, सेंटर टैप में 2 डायोड की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन भूमिगत तारों का एक वैध लाभ नहीं है? सही उत्तर, निम्न लागत, यह आपका वैध लाभ नहीं है। भूमिगत तारों का लाभ जैसे जनता के लिए सर्वाधिक सुरक्षा सुविधाओं के साथ कम हस्तक्षेप तथा शहर का बेहतर दिखाई देना, भूमिगत केबल अधिक सक्रिय क्षेत्र के लिए वरदान होती हैं। अगला प्रश्न, अंडरग्राउंड केबल सिस्टम का डैश ओवरहेड लाइन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केबलों में कंडक्टर एक दूसरे के और मिट्टी के आवरण के करीब होते हैं। सही उत्तर, कैपेसिटेंस इसका उत्तर है। जैसे कि अंडरग्राउंड केबल प्रणाली ओवरहेड प्रणाली से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें कैपेसिटर गुण विद्यमान रहता है, यह कहें कि धारिता गुण विद्यमान होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, यूजी केबल में यानी अंडरग्राउंड केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर की साइज क्या है? सही उत्तर, फेज कंडक्टर की आधी साइज होती है। चलिए, जो कि अंडरग्राउंड केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर की साइज आधी होती है और अंडरग्राउंड केबल में प्रचालन तत्व ज्ञात
तथ्यों के आधार पर 66 किलोवोल्ट तक ही सुगम माना जाता है। अगला प्रश्न, अंडरग्राउंड सिस्टम को डेड डैश से अधिक मात्रा पर प्रचलित नहीं किया जा सकता। सही उत्तर, जो कि 66 किलोवोल्ट से अधिक पर मात्रा पर प्रचलित नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अंडरग्राउंड केबल 66 किलोवोल्ट से अधिक पर कार्य नहीं करती है और 66 किलोवोल्ट से अधिक अति उच्च डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग की आवश्यकता होती है। 66 किलोवोल्ट से अधिक वोल्टता पर इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन हो सकता है। अगला प्रश्न, भूमिगत केबल अंडरग्राउंड केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या फ़ायदा है। सही उत्तर, दोषों को आसानी से पता लगाया जा सकता है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, भूमिगत केबल में चालक के अंदर होते हैं और जबकि ओवरहेड लाइन में चालक ऊपर होते हैं, इसलिए ओवरहेड लाइन में दोषों को आसानी से पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, भूमिगत केबलों को जीवन क्या है। सही उत्तर, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 40 से 50 साल इसका जीवन काल होता है। अगला प्रश्न, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का निर्गत प्रतिबाधा होता है जो किसके पास होता है। सही उत्तर, जो कि 50 ओम के लगभग होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का निर्गत प्रतिबाधा 50 ओम होता है और यह एक उच्च वोल्टेज गेन को डायरेक्ट कपल्ड प्रकार का एम्पलीफायर परिपथ है और यह डीसी तथा एसी दोनों प्रकार के एम्पलीफिकेशन कार्य कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अनुप्रयोग नहीं है। सही उत्तर, जो कि निर्गत शक्ति प्रवर्धक यानी आउटपुट पावर एम्पलीफायर नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, निर्गत शक्ति प्रवर्धक यानी निर्गत एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर अनुप्रयोग नहीं है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का प्रयोग क्रमशः अंतर प्रवर्धक, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न, ऑपरेशनल एम्पलीफायर निम्नलिखित में से किस प्रवर्धन कर सकता है। सही उत्तर, जैसे कि केवल डीसी वोल्टेज पर, केवल एसी वोल्टेज पर, केवल पल्स संकेतों पर, ये सभी पर करता है। यहाँ पर हम देखते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज तथा पल्स संकेतों का प्रवर्धन करता है। इस परिपथ में दो सिरे होते हैं जो कि प्लस माइनस होते हैं। सिरे पर इनपुट प्रदान करने पर आउटपुट इन फेज रहता है, परंतु सिरे पर इनपुट प्रदान करने पर आउटपुट आउट फेज पर 180 डिग्री फेज अंतर पर होता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से प्रवर्धक की यानी एम्पलीफायर की किस श्रेणी में विरूपण की अधिकतम मात्रा होती है। सही उत्तर, श्रेणी सी में अधिकतम मात्रा होती है। जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं, श्रेणी सी में यानी क्लास सी में विरूपण की अधिकतम मात्रा होती है और क्लास सी प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर में प्रचालन बिंदु का चयन इस प्रकार किया जाता है कि आउटपुट धारा सिग्नल के आधे चक्र से भी कम समय के लिए प्रवाहित होती है। इन प्रवर्धकों की दक्षता 85% से अधिक होती है तथा विरूपण के कारण सीरीज सी प्रवर्धक की ऑडियो फ्रीक्वेंसी प्रवर्धकों यानी एम्पलीफायर की भांति नहीं प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न, एक इन्वर्टर परिवर्तित करता है। सही उत्तर, जो कि डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, भारतीय विद्युत नियम 1956 के दौरान नियम में ओवरहेड लाइन में सबसे निचले फलक की भूमि से ऊंचाई यानी क्लियरेंस कितनी होती है। यह किस नियम के तहत है। सही उत्तर, जो कि नियम नंबर 77 के तहत ये क्लियरेंस होती है। भारतीय विद्युत नियम 1956 में 77 ओवरहेड लाइनों के सबसे निचले फलक की भूमि से ऊंचाई क्लियरेंस दी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बिजली के झटके से पीड़ित लोगों को पुनर्जीवन को बहाल महत्व देता है। सही उत्तर, कट आउट नियम 44 देता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम 67 किससे संबंधित है। सही उत्तर, पृथ्वी के संबंध से, मतलब पृथ्वी से संबंध होता है ये। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी यानी आईई नियम खतरे की सूचना के लिए है। सही उत्तर, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 35 ये खतरे की सूचना के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार्य अधिकतम बाधा के स्तर को
किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? सही उत्तर जो कि 61,006 मानक हो इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, आईईई नियमन वर्ड निर्धारण के अनुसार 3 फेज एसी परिपथ का वाई फेज डेड डैश होता है। सही उत्तर जो कि वाई फेज जो होता है पीला होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि रेड यानी आर जो लाल होता है ये फेज होते हैं, आर वाई भी जो होते हैं ये फेज होते हैं, और जो हरा जो होता है ये अर्थ के लिए होता है, न्यूट्रल जो होता है ये काला होता है। अगला प्रश्न, दृष्ट धारा मशीन का आर्मेचर डेड डैश से बना होता है। सही उत्तर सिलिकॉन स्टील से बना होता है। दृष्ट धारा मशीन डीसी मशीन का आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। डीसी मशीन का आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट होता है। और अगला पॉइंट देखते हैं, आर्मेचर में स्लॉट बने होते हैं जिसमें आर्मेचर कोर पंच्ड की जाती है, जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, और आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन द्वारा बनाया जाता है ताकि भंवर धारा हानि को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न, दृष्ट धारा शंट जनरेटर का मुख्य दोष क्या है? सही उत्तर ये भार के साथ टर्मिनल वोल्टेज में थोड़ी कमी आती है। चलिए, जैसे कि दृष्ट धारा शंट जनरेटर का मुख्य दोष यह है कि भार यानी लोड के साथ टर्मिनल वोल्टेज में थोड़ी कमी आती है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इस प्रकार इसका डायग्राम बनाया जाता है। ये आपका शंट जनरेटर दिया गया है, इसके साथ लोड आपका जुड़ा होता है। अभिलक्षण से स्पष्ट है कि लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज में थोड़ी कमी आती, जो कि इस प्रकार रहता है। यहाँ पर सीधा सीधा अगर लोड रख देंगे तो थोड़ी कमी आ जाती है। अगला पॉइंट है, डीसी शंट जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तारों के साथ बहुत सारे टर्न से मिलकर बना होता है, जिसका प्रतिरोध जो है उच्च होता है। अगला प्रश्न, यदि जेड आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और पोल्स की संख्या है तो किसी समानांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टरों की संख्या क्या होगी? सही उत्तर Z/P होगी, जहाँ की जेड आपका आर्मेचर की कुल संख्या और P बराबर पोल्स की संख्या को प्रदर्शित करता है। किसी समांतर पथ में आर्मेचर की संख्या जो है Z/P होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लैंप वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या मशीन में के पोल्स की संख्या के बराबर होती है। अगला पॉइंट है, जबकि वेव वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या सदैव 2 रखी जाती है, चाहे मशीन कितने भी पोल्स की क्यों ना हो। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर में पार्श्व ईएमएफ और धारा के बीच संबंध में को परिभाषित करता है? सही उत्तर, जब पार्श्व ईएमएफ में ह्रास होता है तो धारा में समृद्धि होती है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर डीसी मोटर के आर्मेचर चालकों में उत्पन्न बैक ईएमएफ बराबर फार्मूला होता है, जो कि बैक ईएमएफ बराबर वोल्टेज माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। और उपरोक्त समीकरण के अनुसार धारा में वृद्धि होने पर विद्युत वाहक बल में कमी होती है। अगला प्रश्न, डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण है, आपको बताना है। डीसी मोटर का जो वोल्टेज समीकरण है जो कि इस प्रकार है, जैसे कि वोल्टेज बराबर विद्युत वाहक बल प्लस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। चलिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। अगला प्रश्न, दोस्तों ये आपके बहुत टॉप लेवल के प्रश्न हैं जो कि ये आपके NFL यानी RFCL में एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उसका एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा लेवल का आता है। और आपका बिहार का जो एग्ज़ाम होता है विद्युत विभाग में जो चल रही भर्ती, इसका भी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा लेवल का होता है, जो कि यहाँ पर देख ही सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों से आप पता लगा सकते हैं कि कैसा पेपर आता है। यहाँ से आपको सीधे सीधे वहाँ पर आपको प्रश्न मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, जो कि इतनी समय बोलते बोलते गला बैठ जाता है। इसलिए आपके लिए मान लो इतनी बड़ी वीडियो बना दी जाए तो आप एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, 2-4 मित्रों में ज़रूर शेयर कर दिया करें। चलिए जैसा कि अगला प्रश्न है, यदि ब्रश ड्रॉप देखा जाता है तो डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण डैश डैश बन जाता है। सही उत्तर जो कि V वोल्टेज माइनस ब्रश ड्रॉप जो बराबर जो होता है विद्युत वाहक बल प्लस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न,
एक डीसी मोटर में निम्नलिखित मात्राओं में से कौन सी प्रत्यक्ष रूप से आर्मेचर की विद्युत धारा के लिए अनुपातिक है? सही उत्तर बलाघूर्ण। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक डीसी डिस धारा में बलाघूर्ण मात्रा प्रत्यक्ष रूप से आर्मेचर विद्युत धारा के अनुपातिक होती है, क्योंकि हम जानते हैं टार्क बराबर फार्मूला जो होता है शक्ति बटे गति होती है, जो कि पावर बराबर यहाँ पर देख सकते हैं वी आई, यानी या तो आप विद्युत वाहक बल या इंटू आर्मेचर धारा गुणे 60 आपका अपान में जो होता है 2π/NS होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है इस प्रकार, जो कि किसी भी विद्युत मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है। सही उत्तर शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है। चलिए देख लेते हैं, जो कि विद्युत मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है। यही उपलब्ध शाफ्ट आउटपुट शक्ति मोटर की नेम प्लेट पर अंकित की जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि एक ट्रांसफार्मर के स्टील कोर के पास क्या गुण होने आवश्यक होने चाहिए। चलिए इसमें हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया आपका, जैसे कि हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉसेस होनी चाहिए, यानी उच्च भेद्यता और कम हिस्टेरेसिस नुकसान होना चाहिए। जैसे कि ट्रांसफार्मर कोर के स्टील कोर में उच्च चुंबकशीलता तथा कम हिस्टेरेसिस हानि होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर कोर में अल्प मात्रा में सिलिकॉन होता है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर को पटलित यानी लेमिनेटेड कर देने पर भार धारा हानि भी कम हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण में सर्वाधिक दक्षता है। सही उत्तर ट्रांसफार्मर में जो है बहुत इसकी सर्वाधिक दक्षता होती है, जो कि 92 से 98% के बीच होती है, यानी 95 से 98 के बीच होती है। इसमें कोई रोटेशनल पार्ट नहीं होता है, इसमें हानि आपकी रोटेशनल वाली बिल्कुल नहीं होती है। जैसे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का मूविंग पार्ट नहीं होता है, जिससे कि घर्षण हानियाँ नहीं होती हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग 98% होती है। अगला प्रश्न, पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट से आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है। सही उत्तर आवृत्ति जो है परिवर्तित नहीं होती है, और वोल्टेज आपका परिवर्तित होता है, और उसके साथ धारा भी परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि पावर ट्रांसफार्मर में इनपुट से आउटपुट तक की आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को परिवर्तित करता है, अर्थात निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता तथा उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर एक स्थिर फ्लक्स युक्ति होती है, जो कि मैं आपको बता दूं, पावर ट्रांसफार्मर को हमेशा पूर्ण भार पर प्रचलित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्तित यानी अल्टरनेटेड डेड डैश के सिद्धांत पर काम करता है। सही उत्तर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। यहाँ पर जैसे कि देखते हैं, अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में मात्रा में परिवर्तित होता है, तो उसे विद्युत वाहक बल पैदा होता है एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत वाहक बल बराबर d∅/dt होता है। इस फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं। जब जनरेटर द्वारा पैदा किया गया डीसी 250 वोल्ट तक दो स्लिप रिंग के द्वारा रोटर कॉइल्स को प्रदान किया जाता है, तो एक्साइटर के सीरीज क्रम में रियोस्टेट संयोजित करके रोटर के चुंबकीय क्षेत्र की उत्तेजना को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्तित में इनमें से एक नहीं होता है। सही उत्तर जो कि दिक् परिवर्तक नहीं होता है। देखते हैं यहाँ पर, जो कि प्रत्यावर्तित या एससीडी जनित्र में दिक् परिवर्तक के अलावा उपरोक्त सभी विकल्प होते हैं। जंत्र वह मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यदि डीसी पैदा करती है तो डीसी जनित्र एवं एसी पैदा करने के लिए करे तो एसी जनित्र प्रत्यावर्तक एक प्रकार का एसी जनित्र ही है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, अल्टरनेटर और स्टेटर कोर के निर्माण के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से डेड डैश छोड़कर बाकी आर्मेचर स्लॉट प्रकार को दर्शाता है। सही उत्तर जिगजैग, यानी ये इस प्रकार का नहीं होता, जबकि क्लोज प्रकार यानी बंद प्रकार का होता, पूरा खुला होता है। अर्ध बंद यानी सेमी क्लोज्ड होता है। यहाँ पर आर्मेचर स्लॉट मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: पूरे खुले स्लॉट, बंद स्लॉट, अर्ध बंद स्लॉट होता है। चलिए अगला प्रश्न,
अल्टरनेटर के संदर्भ में आउटपुट धारा को स्टेटर पर निश्चित टर्मिनलों के सीधे लोड सर्किट तक ले जाया जा सकता है, जिसमें इसमें बेस कंटेंट से होकर गुजारने की ज़रूरत नहीं होती है। यह निम्न में से किसके कारण संभव है? सही उत्तर जो कि स्थिर आर्मेचर से संभव होता है। अल्टरनेटर, जिसमें आम भाषा में ऐसी यंत्र कहा जाता है, यह प्रायः बृहद संयंत्रों के पास लगाए जाते हैं ताकि आउटपुट धारा को स्टेटर पर निश्चित टर्मिनल से सीधे लोड सर्किट तक जोड़ा जाए। इसमें इसमें बेस कॉन्टैक्ट से होकर गुजरने की ज़रूरत नहीं होती है, अर्थात सुरक्षित प्रचालन एवं वैद्युतिक मान को आसानी से प्राप्त करने की दृष्टि से इसमें स्थिर आर्मेचर तथा घूर्णित क्षेत्र काम में लिए जाते हैं। अतः इसमें विकल्प ए सही है जो कि दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न। ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स डेड डैश पर निर्भर करता है। सही उत्तर लोड करंट पर निर्भर करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर क्रोड में फ्लक्स 3 भागों में विभाजित होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं फ्लक्स 1 और यहाँ पर इस प्रकार देख सकते हैं क्षरण फ्लक्स यानी लीकेज फ्लक्स को कहते हैं इन सभी को, तथा क्रमशः प्राथमिक या द्वितीयक वाइंडिंग में होता है। फ्लक्स हमेशा स्थिर बना रहता है, इसे ही उपयोगी फ्लक्स कहा जाता है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब ट्रांसफार्मर पर लोड नहीं होता है तो ट्रांसफार्मर बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। इसके कारण क्षरण फ्लक्स नगण्य होता है। लोड की स्थिति में धारा का मान बढ़ाने से क्षरण फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न। किसी ट्रांसफार्मर का कोर डेड डैश के लिए लेमिनेट किया जाता है। सही उत्तर जो कि आयरन क्षतियों को कम करने के लिए लेमिनेट करते हैं हम। किसी ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेशन भंवर धारा हानि द्वारा कम की जाती है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि इस प्रकार है, जैसे कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्कर वोल्टेज डेड डैश होगा। सही उत्तर सामान्य मूल्य का होगा, जो कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्र वोल्टेज समान मूल्य का होगा, क्योंकि इसमें उपयोगी फ्लक्स को हमेशा नियत बना रहता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न। कौन सा वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की गाढ़ा घुमावदार से संबंधित नहीं है? सही उत्तर जो कि सैंडविच नहीं है। सैंडविच वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लो वाइंडिंग को हाई वोल्टेज वाइंडिंग में मध्य सैंडविच संबंध होता है। इसमें निम्न वोल्टता वाइंडिंग को कोर के समीप रखा जाता है ताकि इंसुलेशन की कम आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसफार्मर को फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर नियामक कहा जाता है? सही उत्तर कांस्टेंटन वोल्टेज ट्रांसफार्मर को कहा जाता है। कांस्टेंटन वोल्टेज ट्रांसफार्मर को रेजोनेंट ट्रांसफार्मर नियामक कहा जाता है, जहां नियामक से तात्पर्य ऐच्छिक समय तक नियतता बनाए रखने से है। साथ ही ट्रांसफार्मर सदैव पावर स्थानांतरक का कार्य करता है तथा यह स्थानांतरित की गई शक्ति नियत आवृत्ति के साथ होती है। अगला प्रश्न। जब 2 फेज या 3 फेज परिपथों में प्रयोग के लिए एकल परिणामी ट्रांसफार्मर सीरीज या समांतर में जुड़े होते हैं तो इसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर 3 फेज कनेक्शन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब 2 फेज या 3 फेज परिपथों में प्रयोग के लिए एकल फेज ट्रांसफार्मर को सीरीज या समांतर में एक साथ जोड़ा जाता है उसे 3 फेज कनेक्शन कहते हैं, जिसमें 3 फेज में 120 डिग्री का अंतर प्रतिस्थापित होते हैं। अगला प्रश्न। 2 फेज होता है तो उसमें 90 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक पढ़ें और फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर को निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जाता है। सही उत्तर डबल फेज ट्रांसफार्मर को वर्गीकृत, यानी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डबल फेज तो नहीं हो, सिंगल फेज और यहाँ पर 3 फेज होता है, यानी ऑप्शन नंबर भी सही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं पूरी बात, जो कि फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज तथा 3 फेज के रूप में काम में लिया जाता है। डबल फेज पर का कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर प्रायः 250 वोल्टेज तक कार्य करने के लिए वाले होते हैं, जबकि 3 फेज ट्रांसफार्मर जो होता है 11 किलोवोल्ट विद्युत पर कार्य करने के लिए होते हैं। अगला प्रश्न। 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या शामिल होता है? सही उत्तर
3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक वक्र होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 3 फेज ट्रांसफार्मर 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक वाइंडिंग होती है। 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों पर उपयोग की जाती हैं, जो कि 66 और 110, 132, 240, 220, 440 किलोवोल्ट तथा 8 स्टेप में तथा वितरण प्रणालियों में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में होता है। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं वह ट्रांसफार्मर जो रेखीय गति को विद्युतीय संकेतों में बदलता कहलाता है। सही उत्तर एलवीडीटी कहलाता है। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको बताना चाहेंगे, जो कि वह परिणामित्र जो रेखीय गति से विद्युतीय संकेतों में बदलता है एलवीडीटी बहुत ही प्रचलित प्रेरकत्व पारक्रम, इसके द्वारा रेखीय गति का वैद्युतिक सिग्नल के रूपांतरण होता है। इसमें 3 कुंडलियाँ ही एक ही बेलनाकार फार्मर या लिपटी होती हैं, जिस पर दाब या विस्थापन को नापा जाना होता है उसे यांत्रिक रूप से चुंबकीय क्रोड से युग्मित किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि सीआरटी में फेस प्लेट की डेड डैश की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है? सही उत्तर फॉस्फोर की कोटिंग होती है। सीआरटी में फेस प्लेट की फास्फेट से कोटिंग होती है। सीआरटी इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन की एक शार्प तथा फोकस की हुई बीम उत्पन्न करती है। यह बीम एक्सलेटरिंग एनोड तथा फोकसिंग एनोड द्वारा फोकस तथा उच्च वेग पर एक्सलेट हो जाती है। सीआरटी एक समस्त इलेक्ट्रोड द्वारा शून्यकृत ग्लास एनवेलप में बंद कर सील कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार के बहुकंपित परिपथ में से स्पंदन, तनन, समय विलंब और स्पंदन उत्पादन सभी आसानी से किया जा सकता है? सही उत्तर एकल स्थायी यानी मोनोस्टेबल होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मोटर में गति अभिलक्षण स्थिर नहीं होते हैं? सही उत्तर यूनिवर्सल मोटर में आपकी गति अभिलक्षणित नहीं होते हैं। यूनिवर्सल मोटर में गति अभिलक्षण स्थिर नहीं होते हैं, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न, एक मानक फूड मिक्सर की घूर्णन गति कितनी होती है? आपको बताना है। सही उत्तर 3000 से लेकर 14000 के बीच होती है। मानक फूड मिक्सर की घूर्णन गति 3000 से 14000 के बीच होती है। यह अनुप्रयोगों में यूनिवर्सल मोटर पर संभव होता है। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित द्वारा उल्टी की जा सकती है। सही उत्तर ब्रश कनेक्शनों को रिवर्स करके उल्टी की जा सकती है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल मोटर की दिशा क्षेत्र अथवा आर्मेचर संयोजनों के अंतर विनिमय से बदली जा सकती है। यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर के समान उच्च बलाघूर्ण प्रदान करती है। अगला प्रश्न, घरेलू मिक्सर ग्राइंडर के लिए सबसे उपयुक्त मोटर कौन सी है? सही उत्तर जो कि यूनिवर्सल मोटर होती है, यानी सर्वव्यापक मोटर होती है। यूनिवर्सल मोटर प्रायः वे मोटरें होती हैं जो एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती हैं। घरेलू मिक्सर ग्राइंडर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर की गति लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः इसे सीरीज मोटर भी कहा जाता है। इन्हें बिना लोड पर प्रचलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी गति बिना लोड के बहुत अधिक हो जाती है। टॉर्क में कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर में प्रतिरोधकों को आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच रखा जाता है? सही उत्तर यूनिवर्सल मोटर को रखा जाता है। यूनिवर्सल मोटर में टॉर्क में कमी को रोकने के लिए प्रतिरोध को आर्मेचर और कॉइल कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच रखा जाता है तथा आर्मेचर वाइंडिंग में लपेटों की संख्या बढ़ाई जाती है। यूनिवर्सल मोटर या सार्वव्यापी यानी यूनिवर्सल मोटर वह मोटर है जिसे एक फेज यानी सिंगल फेज एसी करंट तथा डीसी करंट से चलाया जाता है। एसी या डीसी दोनों से चलाया जा सकता है। यह मोटर कम चाल पर उच्च बलाघूर्ण प्रदान करती है, यानी कम भार पर उच्च बलाघूर्ण प्रदान करती है, जबकि उच्च चाल पर कम बलाघूर्ण प्रदान करती है। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, जैसे कि यदि आम मोटर को इसकी फुल लोड रेटिंग से ज़्यादा लोड देने पर इसकी स्लिप पर क्या प्रभाव होगा? सही उत्तर प्रभाव बढ़ता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि मोटर की इसकी फुल लोड रेटिंग से ज़्यादा लोड देने पर इसकी स्लिप वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, जो कि स्लिप का फार्मूला देख सकते हैं। स्लिप प्रतिशत बराबर NS - NR/NS होता है।
लोड बढ़ने पर मोटर की स्पीड बढ़ती है तथा स्लिप भी बढ़ता है साथ साथ। अगला प्रश्न, किसी बहुकला यानी बहुफेज इंडक्शन मोटर निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? सही उत्तर जो कि स्वचालित होती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि बहुफेज इंडक्शन मोटर निम्न गुण होते हैं जो कि अस्वचालित यानी सेल्फ स्टार्टिंग एवं स्थिर गति वाली होती है। फुल लोड पर इफिशियंसी एवं पावर फैक्टर अच्छा होता है इसका। इसे विरामावस्था में ही प्रारंभ किया जाता है, इसे तुल्यकालिक गति से नहीं चलाया जा सकता। अगला प्रश्न, एमजी सेट को संरेखित करते समय यदि मोटर शाफ्ट मिलता है तो लोअर व्यवस्था क्यों किया जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मोटर स्तर को उठाने के लिए किया जाता है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि एमजी सेट मोटर जनरेटर सेट को संरेखित करते समय यदि मोटर शाफ्ट मिलता है तो लोअर व्यवस्था मोटर स्तर को उठाने के लिए किया जाता है। यह वह युक्ति है जो एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा को दूसरे प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका उपयोग आवृत्ति, वोल्टेज, फेज बदलने में किया जाता है। इसके अलावा इनका प्रयोग पूर्ण विलगित यानी आइसोलेटेड विद्युत प्राप्त करने में भी होता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की शक्ति रूपांतरण एवं नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यदि दो रोटर बार ओपन सर्किट वाले बन जाते हैं तो रोटर पर क्या असर होगा? सही उत्तर, रोटर शोर के साथ बहुत धीमे चलेगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, रोटर इंडक्शन मोटर का रोटर शॉर्ट सर्किट होता है यदि उसके रोटर पर दो बार खुल जाएं। वह शोर के साथ बहुत धीमी गति से चलेगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि प्रारंभिक प्रवाहित धारा शुरुआत में डैश डैश से उच्चतम होती है। सही उत्तर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो कि प्रारंभिक धारा शुरुआत में उच्चतम होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में प्रवाहित धारा शुरुआत में उच्चतम होती है। सिंगल फेज स्क्वायरल केज मोटर इंडक्शन मोटर का यानी प्रेरण मोटर का उपयोग ऐसी सभी कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें लोड पहले से ही आरोपित न हो, जैसे कि लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर मशीन और वाटर पंप आदि। जबकि डबल स्क्वायरल केज मोटर का उपयोग पूर्व आरोपित हल्के लोड वाले कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि स्लाटर, टेक्सटाइल मिल, कटिंग टूल मशीन आदमी करते हैं। अगला प्रश्न, परिवर्तनीय चाल पर हल्के प्रारंभिक टॉर्क प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का इस्तेमाल होता है? सही उत्तर, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि परिवर्तनीय चाल पर हल्के प्रारंभिक टॉर्क प्रदान करने के लिए 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर काम में लेते हैं। स्लिप रिंग मोटर में संलग्न तीनों स्लिप बाह्य प्रतिरोधी सर्किट से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न, जहाँ चर गति और उच्च आरंभिक आघूर्ण प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं वहाँ किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग वहाँ पर हम करते हैं। चर परिवर्तित गति एवं उच्च आरंभिक आघूर्ण के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। स्लिप रिंग मोटर में अतिरिक्त प्रतिरोध संयोजन की व्यवस्था होती है जो कि स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है जो कि 3 चरण स्क्वायरल केज यानी 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, घूर्णक यानी रोटर चालक अंत में वॉल्यूम के माध्यम से लघु परिपथित होते हैं, ये आपका सही है, यानी आपका पहला कथन सही है। दूसरा जो आपका दिया गया है, बाह्य प्रतिरोधों का परिवर्धन उद्देश्यों के लिए घूर्णन परिपथ से जोड़ा जा सकता है, ये आपका गलत दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं पूरी जानकारी फिर से, 3 फेज यानी 3 चरण स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए घूर्णक चालक अंत वल्यों के माध्यम से लघु परिपथ होते हैं तथा लैगिंग प्रकार की मोटर होती है जिस स्लिप रिंग की इंडक्शन मोटर कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्क्वायरल केज मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें बताना है कौन सा कथन इसमें गलत है। जैसे कि इसकी रेटिंग जो है करंट, इसकी स्टार्टिंग करंट जो होती है उच्च होता है स्क्वायरल केज में, बिल्कुल सही है। इसे डीओएल स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है, ये भी सही है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, ये भी आपका
ये आपका गलत है। ये आपका स्क्वायरल केज यानी इसका स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो उच्च नहीं होता है, इसमें स्लिप रिंग नहीं होती है, ये भी आपका सही है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, स्क्वायरल केज मोटर का प्रतिरोध निम्न होने के कारण स्टार्टिंग टार्क निम्न होता है, ये आपका बिल्कुल गलत दिया गया था वहाँ पर। यहाँ पर बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिए। यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा डेड डैश के द्वारा विपरीत की जा सकती है। सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है, जैसे कि यहाँ पर ब्रूस लीड को आपस में बदली जा सकती है। जैसे कि यूनिवर्सल मोटर में घूर्णन की दिशा ब्रूस लीड को आपस में बदलकर विपरीत की जा सकती है। प्रायः ब्रूसों को कई दिक्परिवर्तक खंडों तक शिफ्ट करना पड़ता है। अगला प्रश्न, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर है। सही उत्तर जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है तथा डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग लिफ्ट क्रेन तथा डीसी शंट मोटर का प्रयोग लेथ ब्लोअर और यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग मिक्सी आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती है क्योंकि वह सही उत्तर पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जैसा कि सिंगल फेज स्वयं चालू नहीं हो सकती है क्योंकि वह स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर अधिकतम आरंभिक बलाघूर्ण यानी घूर्ण बल देती है, स्टार्टिंग टार्क देती है। सही उत्तर यूनिवर्सल मोटर जो है आरंभिक बलाघूर्ण देती है। यूनिवर्सल मोटर अधिकतम आरंभिक बलाघूर्ण देती है वे मोटरें जो एक फेज प्रत्यावर्ती धारा तथा डिश धारा दोनों पर लगभग समान गति से कार्य करती हैं। अगला प्रश्न, आर्मेचर कोर के स्लॉट में इंसुलेट किए हुए कंडक्टर की व्यवस्था को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर आर्मेचर वाइंडिंग कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आर्मेचर वाइंडिंग इस प्रकार की वाइंडिंग में कोर में लगे इंसुलेटेड तारों के अनेक टर्न इस प्रकार के व्यवस्थित होते हैं कि पोलों के मध्य आर्मेचर के घूमने पर उसमें लगे कंडक्टरों में करंट उत्पन्न हो जाता है। कोर की स्लॉटों में तारों के व्यवस्थित करने की आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, एक शॉर्ट पिच कॉइल के लिए पिच फैक्टर डेड डैश है। सही उत्तर जो कि 1 से कम है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि पिच फैक्टर का मान इकाई से कम होता है तो शॉर्ट वाइंडिंग पिच वाइंडिंग कहलाती है और इसलिए ये शॉर्ट कॉइल के लिए पिच फैक्टर का मान 1 से कम होता है। अगला प्रश्न, आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या क्या कहा जाता है। सही उत्तर फ्रंट पिच कहा जाता है, जो कि दूसरी कॉइल की प्रथम एक्टिव साइड तथा प्रथम कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड के बीच की दूरी फ्रंट पिच कहलाती है। अगला प्रश्न, यदि एक अल्टरनेटर वाइंडिंग 5/6 का एक फ्रैक्शनल पिच है तो कॉइल स्पैन डेड डैश डिग्री है। सही उत्तर 150 डिग्री होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 180 डिग्री होता है। इसमें इसका मान रख देंगे, जो कि इसे भाग दे देंगे, आपका यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कॉइल स्पैन बराबर होता है। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं, एक कॉइल की 2 एक्टिव साइड के बीच विद्यमान स्लॉट अथवा चालकों की संख्या कॉइल स्पैन कहलाती है। कॉइल पिच बराबर स्लॉट की संख्या बटे पोल्स की संख्या होती है। कॉइल स्पैन बराबर यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। अगला प्रश्न, पश्च अंतराल यानी बैक पिच शब्द आमतौर पर डेड डैश के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। सही उत्तर डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। बैक पिच आप शब्द आमतौर पर डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो कि लोहे के क्रोड वाले सोलेनॉइड की आकर्षण शक्ति होती है। सही उत्तर वायु के क्रोड वाले सोलेनॉइड से अधिक होती है। लोहे के क्रोड वाले सोलेनॉइड की आकर्षण शक्ति वायु के क्रोड पर सोलेनॉइड से अधिक होती है। अगला प्रश्न, सिंक्रोनस मोटर का ऊर्जा घटक cos फाई किस के बराबर होता है। सही उत्तर जो कि P/√3VI के बराबर होता है, जो कि इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, शाफ्ट लोड को अवस्थित किए बिना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा एक सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर को बदला जा सकता है। सही उत्तर जो कि क्षेत्र उत्तेजन को बदला जा सकता है, और क्षेत्र उत्तेजन को बदलकर सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है। क्षेत्र उत्तेजन यानी फील्ड उत्तेजन बदलने पर सिंक्रोनस मोटर की आर्मेचर धारा भी परिवर्तित हो जाती है। 100% उत्तेजन पर विद्युत वाहक बल प्रयुक्त वोल्टता के बराबर होते हैं तथा पावर फैक्टर की इकाई होता है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमने आपके लिए अच्छे प्रश्नों को कलेक्शन किया है। ये आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जैसे कि आपका सेल के लिए, और बिहार में जो भर्ती आई है विद्युत विभाग में, यूपी पीसीएल TG2 के लिए, यूपी मेट्रो के लिए, ये सभी भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें रखे गए हैं, जो कि जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिशियन आती है ये उसके लिए सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब हम अगली वीडियो डालें तो आप तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए। चलिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर हमेशा एक समकालिक गति से चलते हैं, क्योंकि डेड डैश के मध्य अंतर्ग्रथन यानी इंटरलॉकिंग होती है। संयुक्तर स्टेटर और रोटर फील्ड के मध्य इंटरलॉकिंग होती है। तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर हमेशा समकालिक गति से चलते हैं, क्योंकि स्टेटर और रोटर फील्ड के मध्य इंटरलॉकिंग होती है। सिंक्रोनस मोटर सदैव तुल्यकालिक गति से चलती है तथा चलते चलते समय एक समान गति बनाए रखती है। अगला पॉइंट, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है तथा यह डबल एक्साइटेड मोटर होती है। इसकी घूर्णन गति प्रत्येक लोड पर स्थिर होती है। यह लैगिंग, लीडिंग और इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, सिंक्रोनस मोटर में पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या है? सही उत्तर आपूर्ति, आवृत्ति और गति होती है। तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर में पोल्स की संख्या दर्शाने वाला कारक आवृत्ति और गति होता है। अगला प्रश्न, लैच डेड डैश सर्किट होते हैं। सही उत्तर लेवल ट्रिगर होते हैं। अगला प्रश्न, FIFO डेड डैश की व्यवस्था से बनाया जाता है। सही उत्तर शिफ्ट ट्रांजिस्टर की व्यवस्था से बनाया जाता है। जैसा कि इसका जो पूरा नाम होता है फास्ट इन फास्ट आउटपुट होता है। चलिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस प्रकार है, एक डेकेड काउंटर को डेड डैश की आवश्यकता होती है। सही उत्तर 4 फ्लिप फ्लॉपों की आवश्यकता होती है। 10 डिकेड काउंटर को 4 फ्लिप फ्लॉपों की आवश्यकता होती है। एक डेकेड काउंटर में 4 फ्लिप फ्लॉपों की आवश्यकता होती है। ये आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, 490 गणित यानी काउंटर के विभाजन के लिए कितने फ्लिप फ्लॉपों की ज़रूरत होगी? सही उत्तर 9 फ्लिप फ्लॉपों की ज़रूरत होगी, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, ECL का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है। सही उत्तर इमीटर कपल्ड लॉजिक होता है। अगला प्रश्न, ECL का बड़ा लाभ डेड डैश है। सही उत्तर जो कि उच्च गति होता है। इमीटर कपल्ड लॉजिक का सबसे बड़ा लाभ जो होता है उच्च गति होती है। अगला प्रश्न, स्थैतिक RAM में संरक्षण तत्व होता है। सही उत्तर फ्लिप फ्लॉप होता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, स्थैतिक RAM में फ्लिप फ्लॉप संरक्षण तत्व रैम का पूर्ण नाम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कि फ्लिप फ्लॉप वोलेटाइल एवं अस्थायी मेमोरी होती है। यदि किसी कारणवश लाइट चली जाए तो यह डेटा गायब हो जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि विद्युत डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश ऊर्जा को उत्पादन के कारण होता है। आपको बताना है, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि वाष्प या गैस के आयनीकरण यानी आइसोलेशन ऑफ गैस वेपर होता है, यानी वाष्प या गैस के आयनीकरण से होता है। चलिए, पूरी जानकारी यहाँ पर देखते हैं आपकी, जो कि दी गई है। विद्युत डिस्चार्ज लैंप में ऊर्जा का उत्पादन गैस या वाष्प के आयनीकरण से होता है। इस प्रकार के लैंप में निष्क्रिय गैस के साथ साथ सोडियम अथवा मरकरी की वाष्प भी भरी जाती है। इस लैंप में 2 इलेक्ट्रोड फिलामेंट स्थापित किए जाते हैं और इनके मध्य विभवांतर प्रदान करने पर वाष्प का आयनीकरण प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वाष्प के परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से धन इलेक्ट्रोड व गैस परमाणुओं के बीच टकराव से प्रकाश उत्पन्न होता है। इसलिए इस प्रकार के लैंप गैस डिस्चार्ज लैंप कहलाते हैं। अगला प्रश्न, गैसों में विद्युत विसर्जन कब होता है? सही उत्तर जब गैसीय माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, गैसों में विद्युत विसर्जन उस अवस्था में होता है जब गैसीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, मरकरी वेपर लैंप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव लागू होता है? सही उत्तर गैस आयनीकरण प्रभाव लागू होता है। जैसे कि मरकरी वेपर लैंप में गैस आयनीकरण प्रभाव लागू होता है। मरकरी वेपर लैंप मरकरी वाष्प के साथ निष्क्रिय गैस भरी जाती है। इस लैंप में 2 इलेक्ट्रोड फिलामेंट स्थापित किए जाते हैं और इसके मध्य विभवांतर प्रदान करने पर वाष्प का आयनीकरण प्रारंभ हो जाता है
अर्थात वाष्प के परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से धन इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं एवं तीव्र मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस व परमाणुओं के बीच टकराव से प्रकाश उत्पन्न होता है। इसलिए इस प्रकार के लैंप गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं कहलाते हैं। अगला प्रश्न, यदि फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट साइनसॉइडल वोल्टेज की आवृत्ति f है तो न्यूनतम रिपल आवृत्ति क्या है? सही उत्तर f/2 यानी फ्रीक्वेंसी बटे 2 होता है। यदि फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट साइनसॉइडल वोल्टेज की आवृत्ति f है तो न्यूनतम रिपल आवृत्ति जो होती है f/2 होती है। अगला प्रश्न, दिष्ट कार्य यानी रेक्टिफायर परिपथ में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य डेड डैश को कम करना है। सही उत्तर रिपल को कम करना होता है। रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी पल्सेटिंग प्रकार की होती है, अतः इस उर्मिका रिपल को कम करने के लिए फिल्टर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, हाफ वेव रेक्टिफायर की क्षमता लगभग डेड डैश होती है। सही उत्तर 41% होती है। हाफ वेव की रेक्टिफायर की क्षमता जो होती है 40.6 होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता जो होती है 81.6% होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में प्रयुक्त डायोड की संख्या 1 होती है, फुल वेव में प्रयुक्त डायोड की संख्या यानी सेंट्रा टैप्ड में 2 होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्राचल का मान मध्य निष्कासी पूर्ण तरंग डिस्टकारी और सेतु डिस्टकारी में समान नहीं होता है? सही उत्तर शिखर प्रति पूर्णता में समान नहीं होता है। अगला प्रश्न, एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल आवृत्ति डेड डैश द्वारा निरूपित होती है। सही उत्तर 2f यानी डबल फ्रीक्वेंसी। हाफ वेव में f, फुल वेव में 2f और ब्रिज में 2f होती है। रेक्टिफायर में प्रयुक्त प्राप्त आउटपुट से प्राप्त प्रति सेकंड पल्सेस की संख्या रिपल आवृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक पूर्ण तरंग डिस्टकारी एक जैवक्रिय एसी वोल्टता को स्पंदन डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है। आपूर्ति आवृत्ति के संदर्भ में इसकी निर्गम आवृत्ति क्या है? सही उत्तर आपूर्ति आवृत्ति की दोगुनी होती है। जैसा कि यहाँ पर आपको बता दूं, जो कि एक डीसी पूर्ण डिस्टकारी जैवक्रिय एसी वोल्टता को स्पंदनशील डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है। आपूर्ति आवृत्ति के संदर्भ में इसकी निर्गम आवृत्ति आपूर्ति आवृत्ति की दोगुनी होती है। चलिए